जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके साथ आए हैं। कुछ कमेंट्स आए थे कि सर एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है +2 का वो स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम लोगों को 2021 में बिहार इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है। तो उसके कमेंट्स को हमने सराखों पे लिया और हम आज की इस वीडियो में हमने जो है +2 एनसीईआरटी बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस इस मामले में कर लेते हैं कि +2 जो है वह +2 का जो एनसीईआरटी है वह हमारे नीट के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ क्योंकि इस +2 में जैसे ही हम एंट्री कर जाते हैं तो हमको बिहार बोर्ड का एग्जाम भी देना होता है, या फिर आप जिस भी बोर्ड के हों, तो जब उसका हमको थ्योरी बेस्ड एग्जाम देना होता है, तो थ्योरी बेस्ड एग्जाम देने के लिए आपका थ्योरेटिकल मजबूत होना चाहिए एंड साथ साथ हमारा ऑब्जेक्टिव भी मजबूत होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव या थ्योरी तब मजबूत होगा जब हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन उससे गुजरेंगे। उसका काम हमने +1 स्टैंडर्ड से कर दिया है, वो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद है। आप उसको रेगुलर मोड पे वॉच कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा ही लाभदायक होगा। नेक्स्ट है कि आप कैसे हमारे वीडियो से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है, आप एनसीईआरटी बायोलॉजी जो स्टैंडर्ड 11th का है, तो आप 11th को खोलिए, वो बुक्स को खोलिए एनसीईआरटी बायोलॉजी को, और हम जो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है, आपको समय मिलता है, आप वो यूट्यूब पे जाइए, हमारे उस चैनल को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो उस वीडियो को क्लिक कीजिए, और उसमें जो हम स्टेटमेंट बता रहे हैं, फैक्ट्स बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसको आप किताब में देखिए। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में दिक्कत हो रहा है तो ये हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। तो इसीलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा ये धुंधलापन हो सकता है हमारे लेक्चर में, यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा हो बोर्ड में, लेकिन अगर आप बुक के माध्यम से पढ़ते हैं, आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो फिर आपकी ये समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाइएगा हमारे वीडियो से। और फिर हम जैसे ही अभी सामान्य स्थिति नहीं हुई है, असामान्य स्थिति जैसे ही होती है, हम इस चैनल को और भी ज़्यादा ग्रो कराएंगे विभिन्न प्रकार के टेक्निकल असिस्टेंस के साथ। बहुत सारे जो इसमें ऐड है, टीचिंग ऐड है, उसको इंक्लूड करने के बाद ये काफ़ी ग्रो होगा। नेक्स्ट हम लोग काम की बात पे आए कि यहाँ पे आज हमने जैसा कि हम बताया कि +2 एनसीईआरटी बायोलॉजी का हमने स्टार्ट कर रखा है, और यह एनसीईआरटी +2 बायोलॉजी का जो पहला जो यूनिट है वो रिप्रोडक्शन है। तो उसमें जो पहला चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पहला चैप्टर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चैप्टर 2 जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हमने यहाँ लिख भी रखा है। एंड चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का खासा इंपॉर्टेंट है ये। चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुल 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है, वो बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और नीट के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें कि इसमें इस चैप्टर में जो मुख्यतया जो पॉइंट है, हमने वो पॉइंट को उठाए हैं एनसीईआरटी से, जो पॉइंट का क्वेश्चन बना के बिहार बोर्ड पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। वो एनसीईआरटी का ब्लैकिश किया हुआ जो है पॉइंट है, जो कि डिफिनेशन में या फिर क्वेश्चन के मोड में वो विभिन्न तरीके से पूछा जाता है। तो उसी में हम लोग आज जैसे ही आप चैप्टर खोलिएगा एनसीईआरटी +2 बायोलॉजी, तो आपको वैसे ही आपको दिखेगा लाइफ स्पान शब्द से आप परिचित होइएगा, वो एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिया हुआ है। तो लाइफ स्पान क्या है, व्हाट इज लाइफ स्पान एंड और व्हाट डू डिफाइन लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ। मतलब क्या हुआ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवधि को हम लोग लाइफ स्पान कहते हैं। तो ये लाइफ स्पान अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे क्रॉ, कबूतर का जो लाइफ स्पान है वो 15 ईयर्स है, वो 15 साल तक ही जीवित रहता है। फिर पैरट का जो है 140 ईयर्स है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग लाइफ स्पान है। फिर बटरफ्लाई के लिए हम 1 से 2 वीक्स हैं। टॉर्टवाइज का जो है 100 से लेकर 150 ईयर्स तक है। तो ये जो अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग जो लाइफ स्पान है,
यानी कि उसके बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पीरियड है ये अलग अलग है, ये रिप्रोडक्शन में चैप्टर में दिया हुआ है। ह्यूमन बींग्स के लिए आप समझिए कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, लेकिन जो एवरेज ड्यूरेशन है वो 60 से 70 के बीच हम लोगों का ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट जहाँ तक इस चीज़ को और भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि जब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़िएगा तो इसमें से एक खासा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट उभर के आता है कि व्हाई नीड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स के लिए रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है? तो एज वी नो दैट रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच एनी इंडिविजुअल इंक्रीज द ऑन स्पीसीज, वो अपनी संख्या को बढ़ाता है और ये जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ते जाता है। और ये जो गुण है ये सिर्फ लिविंग बींग्स में है। और लिविंग बींग्स में ही दूसरा गुण है डेथ। डेथ जो है वह भी लिविंग बींग्स का एक प्रॉपर्टी है, उसके कैरेक्टर्स है कि अगर कोई सजीव बींग्स है तो उसका डेथ सुनिश्चित है। तो डेथ एक निश्चित अवधि में जो है उसकी तय होती है कि एक एवरेज के तौर पे माना जाता है 5 साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक एवरेज तौर पे ये रखा जाता है। तो डेथ भी उतना ही इम्पोर्टेंस है लिविंग बींग्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लाइफ स्पान के बाद रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन क्या है कि हमने अभी जस्ट बताया कि रिप्रोडक्शन क्या है, कोई भी सजीव जो है वो अपनी ही जाति के संख्या, अपनी ही जाति की जो संख्या है उसको हमेशा बढ़ाते रहता है एक प्रक्रिया के द्वारा, जिसको कि हम लोग गिरन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पे चर्चा किए हैं, करेंगे यहाँ पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब इसमें मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। जैसे कि हमारा कुछ लोअर कैटेगरी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, नेक्स्ट ये सब। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो जिसमें ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ह्यूमन बींग्स हो गया, हायर कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स जो हैं वो हो गया, जैसे कौ श्रेणी में आता है, या और भी जैसे डॉग्स हैं, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत आता है। फिर बाइनरी फिजन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा है फ्रेंड्स कि बाइनरी फिजन में जो है जब अमीबा और पैरामीशियम जब एक स्टेज ऐसा आता है, जब मैच्योर स्टेज में होता है, तो वो अपनी साइज को जब बढ़ाता है तो 2 भाग में वो बढ़ जाता है। आप ऐसे समझिए कि अगर ये अमीबा है, फिर ये अपना साइज को ऐसे ऐसे बढ़ा रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ा रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ा रहा है, तो फिर ये ऐसा स्टेज भी आएगा जब ये आपस में अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? बाइनरी फिजन। ये क्या कहलाएगा? हमारा बाइनरी फिजन कहलाएगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 भागों में बढ़ जाना बाइनरी फिजन कहलाएगा। नेक्स्ट है इंसिस्टेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसिस्टेशन क्या है? स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जब अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में आ जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि अपने चारों ओर 3 लेयर का, 3 लेयर का, आपको याद रखना है, ये 3 लेयर का बना जो है इंसिस्ट अपने चारों तरफ कवर कर लेता है। कवर कर लेने के बाद फिर जब फेवर कंडीशन आता है तो फेवर कंडीशन में यही इंसिस्ट मैच्योर होने के बाद ब्रस्ट करता है। इस ब्रस्ट से ही स्पोर रिलीज होता है। वो स्पोर रिलीज की घटना को हम लोग स्पोरुलेशन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? उसको स्पोरुलेशन बोलते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 2 पॉइंट। फिर जूस्पोर क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान हमारे जो लोअर कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उसमें जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसको कि हम लोग जूस्पोर कहते हैं। यह मोटाइल है। यह क्या होता है? मोटाइल होता है। ठीक है, ये अलगी में बनता है। फिर क्लेमेडोनस में, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कोनिडिया जो है, कोनिडिया जो है फंजाई में
बनता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो आगे जाके सेम जैसी प्रजाति को क्या करेगा, ग्रो कराएगा, ये ओनिडिया और जूअस्पोर्स। नेक्स्ट है बर्ड। बर्ड भी हमारा क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हमारा गेम्यूल्स, ये स्पॉन्जी में पाया जाता है, गेम्यूल्स इन स्पॉन्जी। तो ये भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फाउंड इन स्पॉन्ज विच टेक्स पार्ट्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ आज हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है इस रिप्रोडक्शन यूनिट का, चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th का। तो ये आपके लिए खासा एक लाभदायक हो सकता है। आप हमारे वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आप देखिए उसको, एनसीईआरटी खोलिए और वहाँ पे उस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। फिर नेक्स्ट जो वीडियो हमारा अपलोड होगा फिर इससे आगे जाके हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे क्या होगा आपको बेनिफिट कि आपके पास आइडियाज आते आएंगे। आपने जो कहीं पढ़ा है या नहीं भी पढ़ रहे हैं अभी लॉकडाउन के कारण, तो फिर हम जो यहाँ से जो बोल रहे हैं तो आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करने में, पढ़ने में कोई समस्या होगी। एनसीईआरटी में अगर कोई किसी वर्ड का आप इंग्लिश का हिंदी भी नहीं जानते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए, हम उसका हिंदी भी आपको हम भेजेंगे, या फिर उसका एक सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। या फिर अगर ऐसा कुछ हमको इम्पोर्टेंट लगा, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर कमेंट्स करते हैं तो उसका हम एक स्पेशली वीडियो ही बना देंगे उस टॉपिक पर। तो आप फ्री रहिए, हमने बायोलॉजी का बीड़ा उठाया है कि हम पूरे बिहार के बच्चों को एनसीईआरटी बायोलॉजी +1 और +2 पढ़ा देंगे, और सिर्फ